हेलो। चलिए सभी को नमस्कार। आइए आज आज के मॉक टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अपने अपने ग्रुप में या फिर जहाँ कहीं भी आपके सोर्सेज हों, अगर आप शेयर करना चाहते हो तो इस सेशन को शेयर कर देंगे, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं जाता होगा, क्योंकि ऑलरेडी दिन में इतनी क्लासेज हो चुकी है कि इसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको इस टाइम पर लाइव हो जाना है। चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिए। दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम 21 और 84 है, उन दोनों का रेशियो 1:4 है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी? याद रखना, जब दो संख्या का रेशियो आपको दिया रहे और उसका एचसीएफ आपको दिया रहे, ठीक है, तो वैसी स्थिति में ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। पता है क्यों? क्योंकि दो संख्या का जब हम रेशियो ले रहे होते हैं तो उन दोनों में जो कॉमन होता है वही कटता है। तो जो दोनों में कॉमन होता है वही कटता भी है, और जो दोनों में कॉमन होता है वही एचसीएफ भी होता है। इसका मतलब यह है कि यही वो 21 है जो रेशियो लेते समय कटा था। तो क्या करना है आपको? इस 21 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये 21 होगा, और ये मेरे दोस्त हमारा 84 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या हमारा 84 होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है दो व्यक्ति के इनकम का रेशियो 5:3 है, उनके खर्च का रेशियो 9:5 है। यदि वे 2600 और 1800 रुपये बचाते हैं तो उनकी आय क्या होगी? एक काम कीजिए ना, उनके इनकम का रेशियो आप x मान लीजिए। अगर इनकम का रेशियो x मान लेंगे तो एक का इनकम 5x हो जाएगा, एक का इनकम आपका 3x हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आपको ये पता होना चाहिए, इनकम में से अगर हम सेविंग्स को हटा दें, इनकम में से अगर हम बचत को हटा दें, तो इनकम माइनस बचत खर्च, इनकम माइनस बचत खर्च, ये हो गया आपका खर्च। और इस खर्च का रेशियो आपको कितना दिया हुआ है? 9:5। कितना दिया हुआ है? 9:5। ठीक है, अब देखिए ये 25 है और ये 27 है, इसका मतलब डिफरेंस 2x का हो जाएगा। ये आपका 13,000 और ये हो जाएगा 18 में 162, 16,200। यानी आप डिफरेंस लेंगे तो 3200 का डिफरेंस आएगा। x का मान आपका 1600 हो गया। जैसे ही x का मान 1600 हो गया, आपसे उनकी इनकम पूछा गया, तो आप जानते हैं कि इनकम है 5x और 3x। x का मान 16, तो 5x का मान क्या होगा? 8000 हो जाएगा। x का मान 1600 है तो 3x का मान क्या होगा? 4800 होगा। यानी मेरे दोस्त ये 8000 और 4800 यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप लोग कह रहे हैं कि सर आज आप स्मार्ट लग रहे हैं, धन्यवाद धन्यवाद। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पानी और दूध वाले मिल्क एंड वाटर वाले वाटर एंड मिल्क वाले दो बर्तन में वाटर और मिल्क का रेशियो 2:3 4:5 है। इन्हें 1:2 में मिलाना है। मिलाने के बाद वाटर एंड मिल्क का रेशियो क्या होगा? अब देखिए वाटर और मिल्क का रेशियो पहले बर्तन में क्या है मेरे दोस्त? ये हमारा 2:3 है। ठीक है, दूसरे बर्तन में क्या है? 4 आपका 5 है। क्या कहा है क्वेश्चन ने कि आप इसे मिलाइए, लेकिन कैसे मिलाइए? 1:2 के रेशियो में मिलाइए। ठीक है, 1:2 के रेशियो में मिलाइए। ओके, देखिए अगर हम इसे 1:2 के रेशियो में मिलाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देना, तो बताओ मेरे दोस्त, इसको मिलाना कब है? जब दोनों के वजन का रेशियो 1:2। देखो क्या वजन 1:2 है क्या? 3 और 2 5, 4 और 5 9। कहाँ है ये? कहाँ है 1:2? 1:2 तो नहीं है। तो क्या करें, सबसे पहले आप इसे सेम कर दीजिए। तो 5 और 9 का एलसीएम कितना होगा? 45। 45 के लिए 9 से गुना, 45 के लिए 5 से गुना, 1:1 हो चुका है। लेकिन हमें 1:1 नहीं रखना है, हमें 1:2 रखना है। तो 1:2 रखना है तो इसमें 1 से गुना, इसको 2 रखना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई। अब आप ही बताइए, 1:2 करने के लिए एक्स्ट्रा गुना 9 से, तो 9 से इधर भी करना होगा और 9 से इधर भी। यहाँ एक्स्ट्रा गुना 10 से, तो 10 से इधर भी करना होगा, 10 से इधर भी करना होगा। अब आप आराम से जोड़ सकते हैं। वाटर को वाटर में जोड़ेंगे 58 हो जाएगा, और मिल्क को मिल्क में जोड़ेंगे 77 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर नन ऑफ दिस, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। चलो
अगले सवाल की ओर चले। सभी लोग पता नहीं क्या क्या के लेके आ रहे हो। अरे मेरे दोस्त, यहाँ पे 27 और 50 77 होगा, तो डी आंसर होगा ना। क्यों अपने मन से कुछ भी आंसर दे रहे हो? अब इसको देखो, मिल्क एंड वाटर का रेशियो फर्स्ट बर्तन में 5:2 है, दूसरे में मेरे दोस्त 8:5 है। हमें कह रहा है इसे कैसे मिला दें जिससे कि एक हमारा थर्ड मिक्सर बने, उसमें मिल्क एंड वाटर के रेशियो 9:4 हो जाए। तो यहां देखना, मिल्क एंड वाटर का रेशियो, मिल्क और वाटर का रेशियो ये हमारा 5:2 है, और दूसरा में मेरे दोस्त ये हमारा 8:5 है। अब हमें कहा कि इसे किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि जो हमारा मेरे दोस्त थर्ड मिक्सर बनेगा ना, यहां देखना, हमारा जो थर्ड मिक्सर बनेगा उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो 9:4 हो जाए। 9:4, ठीक है। पहला में मिल्क एंड वाटर, दूसरा में मिल्क एंड वाटर, इनको मिला दिया, ये तीसरा में मिल्क एंड वाटर। तो कहा बताओ कैसे मिलाया है, तो किस रेशियो में इसे मिलाया गया, इसको फाइंड करने के लिए एट फर्स्ट आपको क्या करना है, इन तीनों में वेट देखना है कि कितना कितना है। अगर आप वेट देखोगे तो 5 2 7 होगा, 8 और 5 13 होंगे, और 9 और 4 13 होंगे। तो सबसे पहले आपको बस एक ही काम करना है कि इनका वजन सेम करना है। तो अब देखो ना, ये 13 13 और 7 है, अगर इक्वल करेंगे तो एलसीएम एलसीएम लेंगे 91, 91 एलसीएम होगा इनका। 91 के लिए 13, 91 के लिए 7, 91 के लिए यहाँ भी 7। अब ध्यान दो, अगर यहाँ 13 से मल्टीप्लाई किए हो, यहाँ भी 13 से करना होगा, यहाँ भी 13 से, वहाँ 7 से मल्टीप्लाई किए हो, यहाँ भी 7 से, यहाँ भी 7 से करना होगा, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई किए हो तो यहाँ भी 7 से करना होगा, यहाँ भी 7 से करना होगा। अब देखिए, आप चाहो तो सिर्फ मिल्क से ऑपरेशन कर सकते हो, चाहो तो सिर्फ वाटर से कर सकते हो। पहला में मिल्क कितना है आपका 65, दूसरा में मिल्क कितना है आपका 56, और पूरे में मिल्क आपका कितना है 63। आइए, इन दोनों का डिफरेंस 7 और इन दोनों का डिफरेंस 2, यानी 7:2। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 7:2 हो गया। आप में से जिनका 7:2 आ रहा होगा बिल्कुल करेक्ट रहा होगा। ठीक है दोस्त, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं 5 की ओर। ये आपका ये जो क्वेश्चन है ये परसेंटेज से है। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आपको अक्सर दिखता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि गांव की जनसंख्या, नंबरिंग थोड़ा सा आगे पीछे है, एक गांव की जनसंख्या मेरे दोस्त 9800 है। किसी वर्ष में पुरुष की आबादी में 8% की वृद्धि और महिलाओं की आबादी में 5% की वृद्धि, लेकिन गांव की एक साथ जो पॉपुलेशन है वो 9800 से 10,400 हो चुका है। कह रहे वृद्धि से पहले पुरुषों की संख्या क्या होगी? जानते हो दोस्त, मेल में इंक्रीज, फीमेल में इंक्रीज, कंबाइंड इंक्रीज, यही तो एलिगेशन है। आप आराम से एलिगेशन का यूज कर सकते हो। अब देखो ये है आपके गांव की आबादी। अब आप देख रहे हो कि इसमें मेल भी है और मेरे दोस्त इसमें फीमेल भी है। मेल जितने भी होंगे उसमें 8% इंक्रीज होगा और फीमेल में आपका 5% इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आप कंबाइंड इंक्रीज देखने जाएंगे तो 9800 से आपका 10,400 हो गया है, यानी कि 658 आपका एक्यूरेट इंक्रीज हुआ है। 658 एक्यूरेट इंक्रीज, ठीक है। जानते हो जब अलग अलग इंक्रीज और उसका कंबाइंड इंक्रीज दिया हो तो आप यहां पर एलिगेशन मेथड का यूज कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू एलिगेशन मेथड आप सभी को मेल मान सकते हो, सभी को फीमेल मान सकते हो। अगर आप सबको मेल मानोगे तो 8% इंक्रीज होगा, यानी इसका 8% निकालेंगे तो 8 8 64, 8 9 72, 72 और 6 हो जाएंगे 78, है ना। यानी सभी अगर पुरुष होते तो एक साल में ये इंक्रीज होता। अगर सभी महिलाएं होती तो क्या इंक्रीज होता? इसका 5% निकालेंगे तो 5% हो जाएगा 490, यानी कि 490 इंक्रीज होता। मेरे दोस्त सभी मेल होते तो ये इंक्रीज, सभी फीमेल होते तो ये इंक्रीज, लेकिन ना तो सभी मेल हैं ना ही सभी फीमेल हैं, इसीलिए आपको कंबाइंड इंक्रीज 658 नजर आ रहा है। तो अब क्या अलग अलग इंक्रीज, कंबाइंड इंक्रीज, बस इन्हीं का डिफरेंस ले लीजिए। जैसे ही आप इनका डिफरेंस लेंगे, 14 में 8 गया तो 6 होगा, 7 में 5 गया तो 2 होगा, और यहां पर मेरे दोस्त 1 होगा। इनका डिफरेंस लेंगे, 8 में 0 तो 8 हो जाएगा, 15 में 9 गया तो 6 हो जाएगा, और 5 में से 4 गया तो 1। अब देख लीजिए इनको थोड़ा सिंपलेस्ट करके,
तो ये हो गया आपका 42 चौको, और मेरे दोस्त ये हो गया 42 तिया, यानी 4:3 ये हो गया मेल और फीमेल। अब आप ही बताइए, 4 मेल और 3 फीमेल कुल मिला के 7, और यही कुल मिला के आपका 98 है। एक रेशियो का मान यहाँ क्या होगा, 1400 हो जाएगा। आपको इंक्रीज होने से पहले मेल की संख्या, पुरुष की संख्या जो कि 4 रेशियो है, पुरुष की संख्या 4 रेशियो है, एक का मान 1400 तो 4 का मान हो जाएगा 5600, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका 5600 हो जाएगा। तो जिनका भी आप में से 5600 आ रहा था वो बहुत अच्छा रहा होगा। ठीक है दोस्त, आइए आइए तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आप पहले मुझे ये बताइए कि अभी जो आप लोग लगातार काम कर रहे हो, आप लोग से मैं ये जानना चाहता हूं मेरे दोस्त, आपने जैसा कि कहा मैं बिल्कुल वैसा ही काम किया। ठीक है, जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही किया है। तो मॉक टेस्ट आप चाह रहे थे, तो आज से मेरे दोस्त मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिया है। तो मॉक टेस्ट में आप सभी लोग इस सेशन को लाइक शेयर ज़रूर आप करते रहिए, और सेशन को ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू बना सकते हैं। मेरे दोस्त ये बात याद रखना कि ये जो हमारी क्लास 9 बजे से है, ये 9 बजे आपकी सेवा में हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, आओ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक चावल की कीमत 32% से बढ़ी तो कोई परिवार इस तरह अपनी खपत को कम कर लेता है कि उसके खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। अगर वह प्रति माह 30 किलोग्राम का सेवन करता है तो नई खपत क्या होगी। ये क्वेश्चन रिपीट कर गया, कोई बात नहीं, जल्दी से कर लेते हैं। देखिए, अगर प्राइस 32% से बढ़ा है ना, इसका मतलब उसका खर्च भी 32% से बढ़कर अब 132 हो जाएगा। लेकिन उसने अपने खर्च को इतना होने नहीं दिया, केवल 10% बढ़ने दिया, यानी अपना खर्च केवल 110 होने दिया। ठीक है, तो बताइए, अगर वो पहले 30 केजी यूज करता था तो अब उसकी खपत क्या होगी। अब आप ही देखिए, जहां पर खपत होना चाहिए 132, वहां जहां खर्च होना चाहिए 132, वहां खर्च होने दीजिएगा 110, यानी आप कम खर्च कीजिएगा तो क्या पहले जितना वस्तु मिलेगा, नहीं, इससे आपको कम मिलेगा। तो इसको कम करने के लिए दो ही मान अवेलेबल है। तो जब भी किसी को कम करना हो दो मान के सहारे, तो छोटे मान से मल्टीप्लाई और बड़े मान से डिवाइड करना है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 केजी आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका 25 केजी हो जाएगा। हाँ मेरे दोस्त, तमाम एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए बहुत ये बेनिफिशियल होगा। ठीक है, पार्टी में जाने वाले हैं क्या। अरे ये पार्टी वेयरिंग थोड़ी ना है, ये आज का वेयरिंग है, ध्यान दो भाई। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 20% कम में खरीदकर 20 रुपये अधिक में बेचा होता तो 40 रुपये का लाभ होता। बताइए उसकी प्रारंभिक सीपी क्या होगी। टीआरई 4.0 के न्यू बैच कब से स्टार्ट होंगे, 3 दिसंबर से। 3 दिसंबर से स्टार्ट होंगे। ठीक है दोस्त, क्लास जैसे ही कंप्लीट होगा इसका आपको बोर्ड पीडीएफ हम दे देंगे। ठीक है, देखिए, अब एक व्यक्ति है जो 10% के लाभ पर अपनी वस्तु बेचता है। यदि वह 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपये अधिक में बेचा होता तो 40% की प्रॉफिट होती। तो बताइए सर, क्या होगी उसकी इनिशियल सीपी। एक काम करो ना कि मेरे दोस्त, आप उसकी इनिशियल सीपी को 100 मान लो। ठीक है, 100 मान लो। अब आप पहली बार क्या कर रहे हो, 10% की प्रॉफिट में बेचने का प्रयास कर रहे हो, यानी आप 100 की चीज को 110 में बेचने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि अगर मैं 10% कम में खरीदा होता, यानी 100 का चीज केवल और केवल हम 90 में खरीदा होता। अगर हम 10% कम में खरीदा होता और जितना में हम पहले बेच रहे थे उससे 20 रुपया बढ़ाकर बेचा होता, तो आज वाली सीपी पर, आज वाली सीपी तो 90 है, इस पर मुझे 40% की प्रॉफिट होती। तो 90 का 40% हो जाएगा 36, 90 प्लस 36 यानी कि 126। तो मेरे दोस्त अब आप बताइए, क्या 110 की चीज अगर 126 में बेचेंगे यानी बिक्री मूल्य में वृद्धि 16 की, बिल्कुल। और यही जो आप 16 की वृद्धि देख रहे हो ना,
बात समझना थोड़ा, क्या कर रहा है, सॉरी सॉरी, 20% कम बोला मेरे दोस्त, 20% कम तो 80 हो जाएगा ना, और 80 का 40% हो जाएगा 8 चौको 32, एक, ठीक है, 32। अब 80 में 32 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, केवल और केवल, एकदम ध्यान से देखिए, 80 में अगर हम 32 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 112, यानी बिक्री मूल्य जो है वो आपका केवल और केवल कितना बढ़ेगा, 110 से 112, यानी 2 की वृद्धि। 2 का मान 20, 1 का मान 10, तो बताइए 1000 का मान क्या होगा मेरे दोस्त, 100 का मान 1000। ठीक है, पहले आप थोड़ा समझ लीजिए कि क्या हुआ। आपकी इनिशियल सीपी में 100 मान लिया, पहले 10% के लाभ पर यानी 110 में बेचने की बात हो रही थी। अब आप कह रहे हो कि काश में 20% कम में खरीदा होता, यानी 80 में खरीदा होता, और जितना मैं बेच रहा हूं उससे मैं 20 रुपये अधिक में बेचता, तो मुझे आज वाली सीपी पर 40% की प्रॉफिट होती, यानी मेरा एसपी 112 होता। अब एसपी 110 की जगह अगर 112 हो रहा है, यानी एसपी में इंक्रीज हो गया 2 रेशियो की, और यही 2 रेशियो की इंक्रीज जो है वो मेरे दोस्त रुपया में 20 रुपये का इंक्रीज हो रहा है। 1 का मान 10 होगा तो 100 का मान 1000 होगा। वेरी सिंपल, 1000 सभी लोगों का आंसर आ रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देखो, एक व्यक्ति अपने वस्तु को 25% की प्रॉफिट पर बेच रहा है। अब वो कह रहा है कि अगर मैं 900 रुपये कम में खरीद कर और 900 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो हमें 5% अधिक प्रॉफिट होता, प्रारंभिक सीपी क्या होगा। अब मेरे दोस्त, आप यहाँ क्या देख रहे हो, सीपी में कमी, सीपी में कमी भी रुपया में है और एसपी में कमी भी रुपया में ही है, तब तो आज 100 मान के काम नहीं चलेगा। आज आपको थोड़ा टेक्निकल माइंड लगाना होगा। कौन सी टेक्निकल माइंड, 25% की प्रॉफिट का मतलब होता है 1/4 की प्रॉफिट। अगर मैं अनुपात की राशि x मान लूँ तो 1 की प्रॉफिट हो जाएगी 4x, और सॉरी सीपी हो जाएगा 4x, x प्रॉफिट के साथ आपका एसपी हो जाएगा 5x। आप कह रहे हैं कि अगर मैं 900 रुपये कम में खरीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता तो मुझे पहले जितना प्रॉफिट हो रहा था उससे 5% ज़्यादा प्रॉफिट होता। पहले 25 हो रहा था, अब 5% ज़्यादा यानी 30 होने लगेगा, और 30% प्रॉफिट का मतलब है कि 3/10 की प्रॉफिट, जिसमें 10 आपका क्या है मेरे मित्र सीपी है। आप देखिए ना, ये आपकी ओल्ड वाली सीपी है और ये आपकी ओल्ड वाली एसपी है। अब सीपी में कमी एसपी में कमी करिएगा तो अब क्या होगा, नया वाला सीपी एसपी होगा। तो नया वाला सीपी कितना है 10, और 3 प्रॉफिट के साथ एसपी कितना होगा 13। देखिए 13 चौको 52, 10 पचे 50, यानी ये आपका हो जाएगा 2x। 13 चौको 52, 10 पचे 50, ये आपका 2x हो जाएगा। 13 नमे 117 और ये 9000 यानी हो जाएगा आपका 2700। तब तो x का मान हो जाएगा 1350। अब x का मान 1350 है तो 4x का मान क्या हो जाएगा, तो ये मेरे दोस्त हमारा हो जाएगा 5400, यानी इस क्वेश्चन का रिजल्ट आपका 5400 हो जाएगा। चलिए, अब पहली बात तो सुधीर कश्यप, आपका उधर पूरा का पूरा काम हो चुका है, आप आराम से पेपर दीजिए। 1-2 क्लास अगर ऐसा होगा आपकी इच्छा है तो हम कल परसों करा देंगे 1-2 क्लास कुछ और, है ना। बाकी मैंने पूरा उधर करा रखा है, ठीक है। और मेरे दोस्त टीआरई 4.0 के लिए मैं आप लोग को स्ट्रेटजी वाली वीडियो कल किसी टाइम पर बना करके आपको अपलोड कर देंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, हम नरेश योगी स्ट्रेटजी वाली वीडियो रेलवे की तैयारी पर, एसएससी की तैयारी पर, टीआरई की तैयारी पर स्ट्रेटजी वाली वीडियो हम बनाएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है ना। आइए, अभी फ़िलहाल पढ़ा रहा हूँ तो पहले पढ़ा लेता हूँ, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। बताने लग जाएंगे क्लास में तो आप बोर हो जाओगे, ठीक है दोस्त। आओ, अब देखो क्या लिखता है, प्रत्येक वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पर। प्रत्येक वस्तु को 1800 रुपये में बेचने का मतलब ये हो गया कि जो 2 वस्तु है या 2 से अधिक वस्तु है, इसको प्रत्येक वस्तु को 1800 में बेचने का मतलब है सबको 1800 में बेचना। 2 ही वस्तु ही हैं, 1800 में बेच रहे हैं, यानी दोनों का एसपी एक समान है। अब हमें क्या कह रहा है वो देखिए, हमें कह रहा है ए और बी को समान लाभ प्रतिशत मिल रहा है। ए अपना प्रॉफिट एसपी पर कैलकुलेट कर रहा है,
जबकि बी अपना प्रॉफिट सीपी पर कैलकुलेट कर रहा है जो कि 20% के इक्वल है। यानी ए और बी दोनों की प्रॉफिट 20% ही है। ए की प्रॉफिट भी 20% है और यहाँ बी की प्रॉफिट भी 20% है। अब 20% का मतलब तो 1/5 ही होता है। 20% की प्रॉफिट यानी 1/5 की प्रॉफिट। अब आप यहाँ देख सकते हो चूंकि ए ने अपना प्रॉफिट एसपी पर काउंट किया है तो मेरे मित्र नीचे एसपी मिलेगा यहाँ, और बी ने अपना प्रॉफिट सीपी पर काउंट किया है तो नीचे में आपको सीपी मिल जाएगा। ठीक है ना मेरे दोस्त, अगर हम यहाँ पर एसपी और सीपी का रेशियो लेने लग जाएंगे तो आप देखो आपका एसपी हो गया यहाँ पर 5। अब 5 में कोई चीज़ आप बेचे हैं और आपको 1 की प्रॉफिट हो गया, तो 5 में बेचने से 1 की प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब खरीदा कितना में था, 4 में खरीदा था। ठीक है भाई। अब यहाँ देखो यहाँ आपका सीपी है 5 और अगर आप 1 की प्रॉफिट पर बेचोगे तो आप बेचोगे 6 में। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का एसपी इक्वल, लेकिन एसपी इक्वल तो दिख नहीं रहा है, क्या करें, इसको इक्वल करना होगा। तो 6 और 5 का एलसीएम 30, 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई। यहाँ 6 से तो ऊपर भी 6 से और यहाँ 5 से तो ऊपर भी 5 से। ठीक है, आइए अब आप मेरे दोस्त ध्यान से इसको देखिए। अब आप यहाँ देख रहे हैं एकदम ध्यान से, 30 का चीज क्या मांगा है मेरे दोस्त, हमें कह रहा टोटल सीपी बताइए। ओके ओके कोई बात नहीं, ये आपको समझ में आया मैंने क्या किया, एसपी को इक्वल करने कहा था, इक्वल कर दिया। 6 और 5 का एलसीएम 30, 30 बनाने के लिए 5 से गुना, 30 बनाने के लिए 6 से, यहाँ 6 से तो रेशियो के कारण यहाँ भी 6 से, यहाँ 5 से तो रेशियो के कारण यहाँ भी 5 से। ठीक है, अब यही जो आपका एसपी 30 है ना, वो क्वेश्चन में 1800 दिया है, तब तो एक रेशियो का मान आपका 60 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आपको टोटल सीपी मांगा है तो टोटल सीपी कितना, ये 24 और ये 25 हो जाएगा 49। अब एक रेशियो का मान 60 तो 49 रेशियो का मान क्या होगा मेरे दोस्त, ऐसे भी समझ रहे हो, 4 का मल्टीपल सॉरी 49 गुना 60, 7 का मल्टीपल, ना तो ये है ना तो ये है, केवल ये है 7 का मल्टीपल, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लास के बाद हम इसका बोर्ड पीडीएफ दे देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है मित्र, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या लिखता है, एक व्यक्ति 3 वस्तु को बेचता है, पहले को 20% की प्रॉफिट पर, दूसरे को 10% की प्रॉफिट पर, तीसरे को 25% की प्रॉफिट पर। अगर टोटल बिजनेस में उसे 60 रुपीज़ का नुकसान हुआ हो तो साथ ही साथ एसपी इसका इक्वल है, तो बताइए प्रत्येक वस्तु का सीपी क्या होगा। वेरी सिंपल है, आप यहाँ देखिए, एक पर 20% की प्रॉफिट हो गया यानी 1/5 की प्रॉफिट हो गया, दूसरे पर 10% का नुकसान यानी 1/10 का नुकसान, तीसरे पर 25% का नुकसान यानी 1/4 का नुकसान हो जाएगा। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशियो लेने चले जाएंगे तो क्या होगा, 1/5 की प्रॉफिट का मतलब है कि सीपी आपका 5 हो जाएगा, 1 की प्रॉफिट पर बेचोगे तो 6 पर, 1/10 की नुकसान का मतलब सीपी आपका 10 है और 1 के नुकसान पर बेचोगे तो 9 पर बेचोगे, है ना। और 1/4 के नुकसान का मतलब सीपी आपका 4 है, 1 के नुकसान पर बेचेंगे तो 3 पर बेचेंगे, है ना। अब क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया है कि इनका एसपी एक समान है। आप देख लीजिए क्या एसपी एक समान दिख रहा है, नहीं ना, तो एक समान करना होगा। एक समान करने के लिए आप इनका एलसीएम लेंगे 18, 18 बनाने के लिए 3 से, 18 के लिए 2 से और 18 के लिए 6 से, यहाँ 6 से ऊपर भी 6 से, यहाँ 2 से ऊपर भी 2 से, यहाँ 3 से, तो रेशियो के कारण इसमें भी 3 से। ठीक है, अब यहाँ पर आप रिजल्ट देखिए क्या हो रहा है भाई, 15 का चीज़ 18 में बेचोगे 3 की प्रॉफिट होगा, 20 का चीज़ 18 में बेचोगे 2 का नुकसान होगा, 24 का चीज़ 18 में बेचोगे 6 का नुकसान होगा। अब आप ही देख लो, 3 की प्रॉफिट कमाया और 8 का नुकसान हो गया, यानी +3 और -8। फाइनली आप देखने जाओ तो आपको 5 का नुकसान नजर आएगा, और यही जो 5 रेशियो का नुकसान है वो क्वेश्चन के अंदर कहा है 60 रुपए का नुकसान है। 5 रेशियो का मान अगर 60 है तो 1 रेशियो का मान 12 हो जाएगा, और जब 1 रेशियो का मान 12 होगा तो 15 रेशियो का मान 180 होगा,
एक का मान 12 होगा तो 20 का मान 240 होगा, एक का मान 12 होगा तो 24 का मान 288 होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। मेरे दोस्त नोटिफिकेशन जाए ना जाए, 9 जैसे ही बजेगा आप यूट्यूब चैनल खोल दीजिएगा। रोज मैं डेली की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। आओ, ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। अब आते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 13 नंबर क्या है। एक व्यक्ति 3 अलग अलग योजनाओं में, ठीक है, प्रोजेक्ट में 6 साल, 10 साल और 12 साल के लिए इतना 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 परसेंट की दर से सिंपल इंटरेस्ट पर निवेश करता है। प्रत्येक योजना को पूरा होने पर उसे समान ब्याज दर मिल जाती है। उसके निवेश का रेशियो क्या होगा। अब हम आपसे ये पूछते हैं कि मेरे दोस्त ये P1, P2 और P3 याद रखना। जब आप अलग अलग पैसे अलग अलग माध्यम में इन्वेस्ट करोगे, अलग अलग रेट अलग अलग टाइम के लिए, उस कंडीशन में प्रत्येक इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो आपसे पूछेगा, यानी प्रिंसिपल का रेशियो पूछेगा। तो वेरी सिंपल याद रखना, अगर हमें प्राप्त होने वाला, यहाँ पर दो बात होता है मेरे दोस्त। आज तो हमें कहा कि समान ब्याज मिल रहा है, यानी इक्वल इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, इक्वल अमाउंट भी मिलता है। तो जब इक्वल इंटरेस्ट हमें मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा, इक्वल अमाउंट मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा। अगर आपको ध्यान देना, अगर आपको इक्वल इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट, उस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा 1/R1T1, 1/R2T2 और मेरे दोस्त 1/R3T3, 1/R3T3, ठीक है ना। अब यहां ध्यान दो, 1/R1T1 करेंगे ना तो 6 साल, ये T1 है ये R1 है, 6 दहें का 60, यहाँ पे 60 हो जाएगा। फिर 1 अपॉन, ये देखो दूसरा 10% की रेट से, 10 की रेट से 12%, सॉरी मेरा भी दिमाग खराब है। 6 साल के लिए 10 की रेट पर 60%, 10 साल के लिए 12 की रेट पर 120%, 12 साल के लिए 15% की रेट पर 180। यानी आप ये कह सकते हैं कि सर पहली बार अगर देखो तो 6 साल, ठीक है भाई, क्या रेट है 10% की रेट से, और दूसरा अगर देख लो मेरे दोस्त तो 10 साल है 12% की रेट से, और तीसरा अगर देख लोगे तो 12 साल है 15% की रेट से। यानी आपका ये होगा 60, ये होगा 120, ये होगा 180, ठीक है। अगर इसको स्टैंडर्ड रेशियो में बदलना है तो 60, 120 और 180 का एलसीएम हो जाएगा 360। अब 360 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा। ये हो गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। एक और बात आपको बता देता हूं, अगर इस कंडीशन में, अगर इस कंडीशन में मिलने वाला अमाउंट इक्वल हो, अमाउंट इक्वल होने की स्थिति में जो इन्वेस्टमेंट है उनका रेशियो क्या होगा। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा 1/100 प्लस R1T1। फिर देखिए 1/100 प्लस R2T2, और मेरे दोस्त 1/100 प्लस R3T3। ये बात अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है। जब अमाउंट इक्वल होगा तो ये लगाना है, जब इंटरेस्ट इक्वल होगा तो ये लगाना है, ठीक है। कोई राशि 2 वर्षों में 4500 और 4 वर्षों में इतना हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज सालाना संयोजित होता है, तो राशि क्या होगा। आप देखिए मेरे दोस्त, एक प्रिंसिपल है जो 2 साल में बढ़कर इतना हो जा रहा है, 4 साल में बढ़कर इतना हो जा रहा है। अब हमसे पूछा गया कि बताओ भाई हमारा क्या होगा प्रिंसिपल। तो मेरे दोस्त मैं आपसे ये कह रहा हूं, यहाँ बात थोड़ा समझना। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि 2 साल का जो हमारा अमाउंट है वो 4500 है, ठीक है, और आप देख सकते हो कि 4 साल का जो हमारा अमाउंट है वो हमारा 6750 है, ठीक है दोस्त। ये आपका 2 साल का अमाउंट है और ये आपका मेरे दोस्त 4 साल का अमाउंट है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यहाँ पर कितने साल का गैप है दोस्त। आप कहोगे सर 2 साल का गैप है। एक काम करो ना दोस्त, 2 साल का गैप सिर्फ इधर ही नहीं है, प्रिंसिपल से इस अमाउंट में भी 2 साल का ही गैप है, ठीक है। तो आप ऐसा कर लो, देख लो कि इस 2 साल में आखिर क्या हुआ। तो अगर 2 साल में क्या हुआ ये देखने जाएंगे तो इसके लिए आप फाइनल वैल्यू को न्यूमरेटर में रखो
और इनिशियल वैल्यू को आप डिनोमिनेटर में रखो। 22.5 तिया और 22.5 दूनी यानी कि 3/2। यानी आप ये देख रहे हो कि 2 साल में जो पैसे हैं वो खुद के 3/2 हो जाएंगे। तो यानी कि इस 2 साल में इसका 3/2 किया गया है तो ये हुआ। तो मेरे दोस्त अगर ये 2 साल में 3/2 हुआ है ना, तो इस 2 साल में भी 3/2 ही होगा। प्रिंसिपल का 3/2 होगा तो जाके ये बनेगा। अब 3 से ये 1500, तो बताइए भाई 2 गुना 1500 कितना होगा? 3000 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। इस प्रकार आपका प्रिंसिपल वेरी सिंपल था, आप आराम से इसको कर सकते हो। सबसे बड़ा दुश्मन अगर मैथ्स है तो वो आपका अपना हो जाएगा मेरे दोस्त। आप एक बार काम तो कीजिए, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आइए। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, बी और सी मिलकर उस काम को 12 दिन में, अगर सभी मिलकर काम करें तो 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ए और सी मिलकर उस काम को करें तो कितने दिनों में कर सकते हैं? अब आप यहां से देख लीजिए कि ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उस काम को मेरे दोस्त 12 दिन में कर सकते हैं, और आप यहां से देख लीजिए ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को करेगा तो मेरे मित्र 6 दिन में कर देगा। ठीक है, आप सबसे पहले यहाँ पे टोटल वर्क देख लो ना। अब टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम देखेंगे तो हो जाएगा 24। 8 दिन में 24, एक दिन में 3, 12 दिन में 24, एक दिन में 2, 6 दिन में 24, एक दिन में 4। अब यहाँ से आप देख लो ए और बी की जो इफिशियंसी है वो हमारा 3 है। अब तीनों का एक साथ 4, जिसमें कि ए बी का इफिशियंसी 3 है तो सी का इफिशियंसी क्या होगा? 1 हो जाएगा। अब सी की इफिशियंसी 1 है और बी सी मिला के 2 है तो बी का भी 1 हो जाएगा। अब बी की इफिशियंसी 1 है और ए बी मिला के 3 है, 3 में ये 1 तो ए हो गया 2। अब हमसे कहा गया कि ए और सी यदि काम करें तो क्या होगा? तो काम तो आपका 24 है, ए और सी करेगा, ए की इफिशियंसी 2 है, सी की इफिशियंसी 1 है, तो 2 और 1 3 इफिशियंसी से काम होगा, यानी 8 दिन का समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 8 हो जाएंगे, है ना? 8 हो जाएंगे, आराम से कर पाओगे। परवीन कुमार वर्मा सर जी, आई एम न्यू स्टूडेंट, वेलकम। अब ध्यान दें इस क्वेश्चन पर। ए किसी काम को 120 दिन में, बी उस काम को 150 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करते हैं लेकिन 20 दिन के बाद बी काम करना छोड़ देता है। ए कार्य करता रहता है, 12 दिन के बाद सी ए के साथ जुड़ जाता है। शेष काम 48 डेज में कंप्लीट हो जाता है। सी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा? अब देखो कितना सिंपल ये क्वेश्चन है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करो मेरे दोस्त। ए और बी, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो। आप देख पा रहे हो कि ए अकेला किसी काम को 120 डेज में कर सकता है और बी उस काम को 150 डेज में कर सकता है। अगर यहाँ पर मैं टोटल वर्क लेने जाऊंगा तो इन दोनों का जब एलसीएम लूंगा तो क्या होगा मेरे दोस्त? इन दोनों का एलसीएम 30 पंचे और 30 चौको, यानी मेरे दोस्त यहाँ पर हमें 600 दिख रहा है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ पर एलसीएम लेने में गड़बड़ी भी हो गया तो भी आंसर आ जाएंगे, ठीक है ना? 120 दिन में अगर 600 तो एक दिन में 5, और 150 दिन में 600 तो एक दिन में 5, ठीक है भाई? 5 कह दिया, एक दिन में 4। 120 दिन में 600 काम तो एक दिन में 5 काम। 150 दिन में 600 काम तो एक दिन में 4 काम, ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 डेज तक दोनों ने एक साथ काम किया। अगर ए और बी दोनों एक साथ काम कर रहा है 20 डेज तक, तो ए और बी ने 5 और 4 9, अगर 9 इफिशियंसी से, ध्यान देना दोस्त, ए और बी 9 इफिशियंसी से 20 डेज वर्क करेंगे तो 180 वर्क डन हो जाएगा। जी हाँ। इसके बाद बी ने काम छोड़ दिया लेकिन ए काम अकेला करता रहा, 12 दिन काम किया। ए अकेला 12 दिन करेगा तो एक दिन में 5 काम, 12 दिन में 60 काम, तो मेरे मित्र 60 काम और डन हो गया। यानी कुल मिला के देखें तो 240 वर्क हमारा डन हो चुका है, 240 वर्क हमारा डन हो चुका है, ठीक है दोस्त। अब कहा क्या कि ए के साथ सी आ गया। अब ए के साथ सी आ गया और बचा हुआ काम 48 दिनों में कर दिया, यानी कि 48 दिन में बचा हुआ काम कंप्लीट किया। तो बचा हुआ काम कितना? 600 में अगर हम 240 काम डन कर दिए हैं तो काम अभी भी 360 बचा हुआ है। अब ये 360 काम अगर 48 दिन में हुआ है तो एक दिन में कितना? तो देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर 24 दूनी 48 और 24 एकम 24, 24 पंचे, तो भाई
15 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 7.5। 7.5 काम प्रतिदिन, और प्रतिदिन यानी एक दिन का काम जो होता है वो इफिशियंसी होता है। तो मेरे दोस्त जानते हो ये 7.5 जो है ना वो एक दिन का काम है। 48 दिन में 360 काम, तो एक दिन में 7.5 काम। अब एक दिन में 7.5 काम ये किसका है? ए और सी का। अब इसमें आप जानते हो ए के एक दिन का काम है कितना? 5। अब इन दोनों के एक दिन का काम 7.5, 7.5 में ए का काम अगर 5 है तो पक्का सी का काम हो जाएगा 2.5। यानी आप मेरे दोस्त जान गए कि सी का काम कितना है, ये है हमारा 2.5। ठीक है, अब बताओ 2.5 इफिशियंसी है सी का, 2.5 इफिशियंसी से अगर ये 600 दिन काम करेंगे तो इन्हें कितना टाइम लगेगा? तो इससे 240 दिन का टाइम लगेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आप अपना प्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप नंबर पर अपना रोल नंबर और एक फ़ोटो देकर अपना प्रेजेंटेशन जरूर देना। ठीक है, संस्थान से आप पढ़े हो वो इस चीज़ का प्रमाण होगा, है ना। प्रमाण तो हमारे पास ऐसे भी है, आप एप्लीकेशन से जुड़े होंगे, है ना। तो अगर आपका योगदान, प्लेटफॉर्म के योगदान से आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप निश्चित तौर पर अपनी प्रेजेंटेशन, अपना एक फ़ोटो और अपना रोल नंबर संस्थान के व्हाट्सएप नंबर पर आप ज़रूर सेंड करेंगे। यहाँ से आपको एक संस्थान का सर्टिफिकेट प्रदान तुरंत किया जाएगा। ठीक है, आपको भी देखकर अच्छा लगेगा और हमें भी काफ़ी अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है जब सिलेक्शन होने के बाद भी आप लोग नाम लेते हो। आओ दोस्त, अब ध्यान दो यहाँ पर। 2 पाइप ए और बी 60 मिनट और 75 मिनट में एक टैंक को भर सकती है। उसे खाली करने के लिए, ध्यान देना, उसे खाली करने के लिए टंकी के नीचे एक तीसरा पाइप है। अगर सभी पाइप को एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। कितने समय में केवल तीसरा पाइप टंकी को खाली कर सकता है? आप ये देख रहे हो कि ये है भरने वाला और ये भी है भरने वाला। अब दो है फिलिंग टैप। पहला फिलिंग टैप 60 मिनट में फिल कर सकता है, दूसरा फिलिंग टैप 75 मिनट में फिल कर सकता है। पहला 60 मिनट में फिल कर सकता है, दूसरा 75 मिनट में फिल कर सकता है। अब मेरे दोस्त मैं ये कह रहा हूँ कि ए, बी और सी ये दोनों फिलिंग टैप के साथ साथ यानी भरने वाले पाइप के साथ साथ एक एम्प्टी टैप को चला दिया जाए यानी खाली करने वाले को चला दिया जाए तो 50 मिनट का टाइम लगता है, 50 मिनट का टाइम लगता है। लेकिन ये पूरी तरह से क्या होती है? भर जाती है। ये पूरी तरह से भर जाती है। ठीक है भाई, तो आओ मेरे दोस्त, 60 मिनट में जो टैंक भरेगी, 75 मिनट में जो टैंक भरेगी, 50 मिनट में जो टैंक भरेगी, उस टैंक की कैपेसिटी क्या होगी? इन तीनों का एलसीएम बोले तो मेरे दोस्त 300। 60 मिनट में 300 तो 1 मिनट में 5 भरेगा, 75 मिनट में 300 तो 1 मिनट में 4 भरेगा, 50 मिनट में 300 तो 1 मिनट में 6 भरेगा। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि ए मेरा 5 भरता है, बी मेरा मेरे मित्र 4 भरता है, सी अब देखिए ना सी कितना खाली करेगा कि केवल 6 ही भरने देगा। तो 9 में से मेरे दोस्त 3 हटा दीजिए, तो 9 में 3 हटाएंगे तो 6 नजर आएगा, यानी सी की कैपेसिटी 3 हो जाएगा, है ना। अब सी ध्यान दीजिएगा, सी अपनी कैपेसिटी 3 से कहा पूरे टैंक को खाली करना चाहे तो कितना टाइम लग जाएगा? तो मित्र मेरे 100 मिनट का टाइम लग जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 100 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, 100 मिनट। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए ये क्या है। कहता है एक पुलिसमैन किसी चोर को 100 मीटर आगे देखता है, उसका पीछा करना प्रारंभ करता है, चोर भी भागना प्रारंभ करता है। अगर चोर की चाल 8 किलोमीटर पर आवर और पुलिस की चाल 10 किलोमीटर पर आवर तो अपनी वास्तविक स्थिति से कितना आगे जाके चोर पकड़ाएगा? अब सच बताऊं मेरे दोस्त, आप भी इस बात को समझ रहे हो कि अब देखिए ना, अब यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा सा, ये मेरे दोस्त पुलिस है और ये मान लीजिए चोर है। ये पुलिस है और ये मेरे दोस्त चोर की पोजीशन है। अब चोर यहाँ से 8 की स्पीड से भागेगा, पुलिस यहाँ से 10 की स्पीड से दबाड़ेगा। इन दोनों के बीच का गैप जो है वो 16 मीटर है। अब सवाल हमसे कह रहा है कि चोर जहाँ पर है
वहां से कितना आगे आके पकड़ाएगा, यानी ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे दोस्त मैं पूछता हूं, अगर हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये डिस्टेंस अगर फाइंड करना है, ठीक है, तो इसके लिए बस अगर हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो बस इतना सा हमें काम करना है कि आप पुलिस चोर को कितना देर में पकड़ लेगा, बस वो टाइम निकाल लीजिए। तो जरा देखिए मेरे दोस्त, हम टाइम निकालते हैं, ध्यान दीजिए। बोलिए, दोनों के बीच का गैप कितना है? तो आप कहोगे 100 मीटर का। अब दो स्पीड एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो रिलेटिव स्पीड काम करेगा, 10 में 8 जाके 2 की स्पीड काम करेगा, है ना। अब मेरे दोस्त यहाँ पर आप जैसे ही इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, 10 से एक जीरो जाएगा और 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 सेकंड। यानी आपको पता चल गया कि 180 सेकंड चोर को भागने का मौका मिला। इसका मतलब चोर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो चोर की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, उसको टाइम मिला है 180 सेकेंड। अब कितना दूरी वो जा पाएगा, इसके लिए आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलिए। जैसे ही आप बदलिएगा तो 80 से ये 10 बार में जाएगा। यानी आप देख सकते हो 8 पंचे 40 और दहें का 400, 400 मीटर का डिस्टेंस चोर ट्रेवल किया होगा। ठीक है, 400 मीटर का डिस्टेंस चोर ट्रेवल किया होगा अपने रियल पोजीशन से। सर वैसे तो हम हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन अगर मेरा रिजल्ट नहीं हुआ तो? अरे मेरे दोस्त, रिजल्ट होगा। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। ठीक है, आप अच्छा सोचिए, अच्छा काम कीजिए, बस देखिए आप हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। अपने आसपास निगेटिविटी को आने मत दीजिए, सब अच्छा होगा दोस्त। अब इसे देखो, आखिर ये क्या है। एक ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है, जबकि 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 100 सेकंड का समय लेती है। तो बताइए ट्रेन की लंबाई क्या होगा? अब सोचिए, अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपने साथ साथ प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो एक ट्रेन है, एक ट्रेन जब अपने साथ साथ 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो टाइम ले रही है 60 सेकंड का। जब कोई ट्रेन अपने साथ साथ 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो समय ले रही है 100 सेकंड का। जानते हो, दूरी बटे समय चाल, दूरी बटे समय चाल, ये दोनों चाल एक ही ट्रेन का है, इसलिए इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से 20 या 60 हो जाएगा और 20 पंचे 100 हो जाएगा। 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 5t हो जाएगा और प्लस में 2000 हो जाएगा, बराबर 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा और प्लस में ये 2400 हो जाएगा। 5t में 30 आके घटेगा तो 2t हो जाएंगे और ये जाके घटेंगे मेरे दोस्त, हमारा 400 होगा। यानी टाइम कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त, आप देख लीजिए। यहाँ पर टाइम नहीं है, ये ट्रेन का लेंथ है। तो ट्रेन का लेंथ हमारे पास 200 मीटर हो गया। ट्रेन का लेंथ हमारा 200 हो गया। ठीक है, अब पहले आप एक चीज समझो, इसको करने के तरीके भी देखो मेरे दोस्त। देखो, जब ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है 60 सेकंड ले रहा है, जब 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो 100 सेकंड ले रहा है। मैं पूछता हूँ कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है मेरे दोस्त 400 मीटर। जैसे ही 400 मीटर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, तो उसको 60 सेकंड के बदला लगने लगा 100 सेकंड। यानी आप समय भी अगर देखते हो तो 40 सेकेंड उसको ज़्यादा लगने लगा, है ना। यानी 400 मीटर की दूरी ज़्यादा ट्रेवल करने से 40 सेकेंड ज़्यादा लगने लगा। इसका मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आप ही बताइए, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 60 सेकेंड में अगर हम निकालने चले जाएं दूरी, तब तो मेरे मित्र 600 की दूरी हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर, अभी 600 में ट्रेन भी होगा और 400 मीटर का प्लेटफॉर्म भी है, क्योंकि 60 सेकेंड लगा है 400 मीटर के प्लेटफॉर्म के लिए। अब 600 में 400 का प्लेटफॉर्म है तो ट्रेन कितने का हो जाएगा? 200 मीटर का हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, बनाने के तरीके आप जो अपनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से बना सकते हो। ठीक है ना दोस्त, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए क्या है। ये कह रहा है कि एक ट्रेन दो आदमी को जो समान दिशा में 2 किलोमीटर पर आवर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, उसे 9 सेकेंड 10 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा? अब देखो, जिधर ट्रेन जा रही है ना, उधर ही मेरे दोस्त दो व्यक्ति भी जा रहा है, उधर ही आपका दो व्यक्ति भी जा रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति को अगर देखो तो ये आपका 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और एक की स्पीड देखो तो 4 की स्पीड है। ये ट्रेन पहला व्यक्ति को पार करता है 9 सेकेंड में
और दूसरे व्यक्ति को पार करता है मेरे मित्र 10 सेकंड में। हमें कहा कि बताइए सर इस ट्रेन की लंबाई क्या होगा। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, क्या अगर इस ट्रेन की लंबाई को हम वाई मीटर मान लें और ट्रेन की चाल को x किलोमीटर पर आवर मान लें, तो आप ही बताइए जब ये ट्रेन पहला व्यक्ति को पार कर रहा होगा तो वहां भी खुद की लंबाई पार कर रहा होगा, जब ये दूसरे को पार कर रहा होगा तो वहां भी खुद की ही लंबाई पार कर रहा होगा, हाँ या ना? बिल्कुल। तो देखिए तो जरा, जब ये पहला व्यक्ति को पार करेगा तो x माइनस 2, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, x माइनस 2 की स्पीड से, x माइनस 2 की स्पीड से ये ट्रेन पहला व्यक्ति को पार करने के क्रम में खुद की लंबाई 9 सेकंड में। अब यही ट्रेन दूसरे व्यक्ति को पार किया तो x माइनस 4, x माइनस 4 की स्पीड यहाँ पर काम कर रहा है और इस स्पीड से इसने दूसरे व्यक्ति को पार किया है 10 सेकंड में। ठीक है, कितना? 10 सेकंड में। तो मेरे दोस्त आप जैसे ही इसको इक्वल करोगे, किलोमीटर पर आवर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर सेकेंड तो गया, यानी आप यहाँ से कह सकते हो कि 9x और माइनस 18 और यहाँ पर 10x और माइनस का 14, यानी x का मान हो जाएगा 22। तो आपने इस तरह से देख लिया इस ट्रेन की स्पीड कितना है, 22 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप किसी एक इक्वेशन में रख दो, ट्रेन निकल जाएगा। तो 22 अगर यहाँ पर रखोगे तो 22 और माइनस 2 इतना किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन ने खुद की लंबाई 9 सेकंड में ट्रेवल किया। ये किलोमीटर पर आवर ई सेकंड है, तो आप इसमें 5/18 से गुना कीजिए, ये हो जाएगा आपका 5/18 से जैसे ही आप गुना करोगे तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा मीटर पर सेकंड। सेकंड सेकंड आपका कैंसिल आउट हो गया। अब 9 और दूनी हो जाएंगे 18, इससे 10 10 बचे 50, यानी 50 मीटर इस ट्रेन की लंबाई आ गई। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बहुत तरीके हैं मेरे दोस्त इसको बनाने के, बहुत तरीके हैं। ठीक है, बाकी अगर इसको आप जल्दबाजी में बनाना चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो कि 2 की स्पीड से जो व्यक्ति चल रहा है उसको ट्रेन ने पार किया है 9 सेकंड में, और जो 4 की स्पीड से व्यक्ति चल रहा है उसको ट्रेन ने पार किया है 10 सेकंड में। अगर ट्रेन की चाल निकालना होगा तो आप यहीं से चाल निकाल सकते हो। कैसे? अब देखिए, चाल गुना समय कितना? दूरी। चाल गुना समय कितना मेरे दोस्त? दूरी। आप दूरी का गैप ले लो, हो जाएगा 22। समय का गैप ले लो, हो जाएगा 1। समय के गैप से दूरी के गैप में भाग दे दो, ये जो आएगा यही ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। मतलब आप यूं ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हो जिसमें कहीं ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं होना है। ठीक है दोस्त, बाकी ट्रेन की स्पीड जब निकल जाएगी तो फिर आपको ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब आप ट्रेन की लंबाई निकाल पाओगे। ओके, चलो अब आओ मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को देखते हैं कि आखिर ये क्या है। अभी देखो, अभी जो क्वेश्चन आपने किया था सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ट्रेन की स्पीड मांग रहा है। हमसे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जिस डायरेक्शन में जा रही है, 2 व्यक्ति भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, 2 व्यक्ति भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब एक व्यक्ति का स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, एक का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों को ट्रेन ने 10 सेकेंड और मेरे दोस्त 11 सेकेंड में पार किया है। ठीक है, अब क्या करना है? अब बस आपको सिर्फ ट्रेन की स्पीड चाहिए ना, शॉर्टकट लगा उड़ा दो। देखो कैसा शॉर्टकट, चाल गुना समय कितना? दूरी। चाल गुना समय कितना? दूरी, है ना? तो बस ये जो दोनों डिस्टेंस है इसका आप गैप ले लीजिए। तो डिस्टेंस का गैप कितना हो जाएगा? 25, और यहाँ पर टाइम का गैप ले लीजिए 1। डिस्टेंस के गैप में टाइम के गैप से भाग दे दीजिए, जो आएगा वही आपके ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। जिस रेशियो में व्यक्ति की स्पीड है जिस यूनिट के साथ, उसी यूनिट के साथ, यानी 24 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सर TRE4 पुराना बैच का वैलिडिटी कब तक है? देखिए 4.0 की जो भी बैचेज हैं, चाहे कुरुक्षेत्र हो चाहे महाभारत हो, ये दोनों ही बैच की वैलिडिटी जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा तब तक की है। आई मीन एग्जामिनेशन तक की वैलिडिटी है, टिल एग्जाम। मैं बात 4.0 की कर रहा हूं, ठीक है ना? अब देखो ये रेस वाली सवाल है। 100 मीटर की एक रेस में ए बी को 12 मीटर और सी को 15 मीटर से हराता है। बी सी को 100 मीटर की रेस में कितना दूरी से हराएगा? घबराने की कोई बात नहीं। देखिए अब यहाँ पर ए बी और 3 धावक है, ठीक है। 100 मीटर का एक रेस है। 100 मीटर की रेस में ए बी को हराता है 12 मीटर से और ए सी को हराता है 15 मीटर से।
अब देखिए, जो हराता है ना वो पूरा दूरी जाएगा। ठीक है भाई, ए हराता है तो ए पूरा दूरी जाएगा। बी को 12 मीटर से हराता है तो बी 12 मीटर कम जाएगा। सी को 15 मीटर से हराता है तो सी आपका 15 मीटर कम जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो कि मेरे दोस्त जितना, यहाँ ध्यान से देखना, काफ़ी अच्छा आपको लगेगा, बात को समझने की कोशिश करो। तो मेरे दोस्त जितना ए हराता है ए पूरा दूरी जाएगा, बी को 12 मीटर से हराता है बी 12 मीटर कम जाएगा, सी को 15 मीटर से हराता है तो सी 15 मीटर कम जाएगा। यानी जितना देर में ए 100 जाएगा बी 88 जाएगा और सी 85 जाएगा। ठीक है, बात हो रही है कि बी सी को कितना से हराएगा। तो देखिए, बी सी को हराना चाहेगा तो 3 मीटर से हरा पाएगा। किस रेस में? 88 मीटर की रेस में। आप क्या चाहते हो? 100 मीटर की रेस में। तो मेरे दोस्त इसको कैलकुलेट करोगे डेसिमल में आएगा, और डेसिमल में एक भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए क्या है मेरे दोस्त, इसको थोड़ा समझिए। अब देखिए, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। कहिए वेरी सिंपल क्यों? इस क्वेश्चन को बनाने के लिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 का हेल्प लेंगे, तब तो आपको बराबर में 1 बनाना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त बराबर में 1 बना दो। आप बराबर में 1 बनाना है तो आपको 12 से भाग देना पड़ेगा, तभी 1 बनेगा। अब देखिए, 15/12 बोले तो 5/4। साइन क्यूब को आप साइन अल्फा और इंटू साइन स्क्वायर अल्फा तो लिख ही सकते हो। आप कहोगे हाँ जी सर। फिर देख लो मेरे दोस्त, ये 20/12 है ना, तो ये 5 चौको 20 और मेरे मित्र 3 चौको 12। 5 चौको 20 3 चौको 12। कॉस क्यूब जो है इसे आप कॉस अल्फा और इंटू मेरे दोस्त कॉस स्क्वायर अल्फा तो लिख ही सकते हो। बराबर कितने हैं? तो बराबर हमारे पास 1 हो जाएंगे। आप समझ रहे हो मेरे दोस्त मैंने ऐसा क्यों लिखा? ऐसा मैं इसलिए लिखा ताकि मैं इसका कंपैरिजन कर सकूं साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और बराबर कितने? 1। बराबर कितने? 1। अब आप यहाँ पर देखिए, मेरे दोस्त ध्यान दो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 यहाँ भी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 यहाँ भी है। तो अगर ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो कॉफिशिएंट को भी सेम होना पड़ेगा। यानी ये वाली जो है ना ये 1 के बराबर, और ये वाली जो है इस 1 के बराबर। यानी आप कह सकते हो 5/4 साइन अल्फा अगर 1 के बराबर हो गया तो साइन अल्फा, तो मेरे दोस्त ध्यान दो, तो आपका जो साइन अल्फा है ये 4/5 हो जाएगा। आप यहाँ भी देख सकते हो 5/3, ये कॉस अल्फ़ा अगर 1 है तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा क्या होगा? 3/5 होगा। ये कॉस अल्फ़ा है और ये मेरे दोस्त हमारा साइन अल्फ़ा है। अब आप वही चीज़ क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर पुट कर दो। 15 हो गया, साइन अल्फ़ा आपके पास 4/5 है और प्लस 15 इंटू कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फा आपका 3/5 है। यहाँ से देखो 3 3 4 जा 12 हो जाएगा, और ये 3 3 3 जा 9 हो जाएगा। देख लो यहाँ पर ये क्या हो गया? 4 तिया 12, 5 चौको 20 3 चौको 12। ठीक है, 10 और 15। एकदम ध्यान से मेरे दोस्त इसको देखो पहले। यहाँ पर आप देख रहे हो 5 तिया 15 4 तिया 12। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा 5/, ये 4/। हो कैलकुलेशन में यहाँ पे लिखने में ही मिसिंग कर दिया आपने। क्या मिसिंग कर दिया? अरे ये 10 ही है ना। साइन अल्फा 4/5 प्लस 15, कॉस अल्फा आपका कितना है मेरे दोस्त? 3/5। यहाँ से हो जाएगा आपका 8 और यहाँ से आपका हो जाएगा 9, यानी रिजल्ट आपका 17। वेरी सिंपल, 17 इज योर आंसर। ओके डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ो। ये हमारा 23 था, अब हम आते हैं 24 की ओर। ये तो वेरी सिंपल है मेरे दोस्त, इसकी ये तो बहुत ही सिंपल है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आप कैलकुलेशन कर पाओगे अच्छे से। अब देखो मेरे दोस्त, मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा किया है। अब बड़ा करने के बाद क्या होगा? अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा होगा, आपको पता है कि cos 22 को अगर हम बदलेंगे तो ये हमारा साइन 68 हो जाएगा। यानी सिंपल सिंपल सी बात कहें तो ये 2 × 1 हो जाएगा हमारा। आपको पता है कि ये 1 होगा। माइनस यहाँ भी 2/5 और इंटू, इसको कैलकुलेट करोगे ये भी आपका 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, और माइनस। अब आप यहाँ पर देख लो दोस्त, ये क्या है?
3, 1045 भी आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखना 1020 इंटू 1070 ये भी मेरे दोस्त हमारा 1 बनने वाला है। साथ ही साथ 1040 इंटू 1050 ये भी हमारा 1 बनने वाला है। और आपको पता है कि डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है। तो मेरे दोस्त 2 और -2/5 और ये हो जाएगा 3/5। ये आपका 2 हो गया, ये 5/5 हो जाएगा जो कि 1 बन जाएगा। अब 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का रिजल्ट आपका 1 हो जाएगा। पीछे पढ़ा हुआ भूल जाते हैं तो आप पलट पलट के रिवीजन कीजिए। आप जब पलट के रिवीजन कीजिएगा तो पीछा पढ़ा हुआ चीज आप नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मेरे दोस्त इसको देखो, ये क्या है, देखो अब ध्यान से आप थोड़ा सा देखना कि क्या यहाँ पर हो सकता है। कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक मीनार एक समान भूतल पर खड़े हैं। खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। मीनार के टॉप के उन्नयन कोण और मीनार के बॉटम का अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई क्या होगा। देखो ये मेरे दोस्त आपके पास एक खंभे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। ये आपके पास एक खंभे हैं, समझ लो पहले, ये आपके पास एक खंभे हैं, ठीक। और ये मेरे दोस्त आपके पास एक मीनार है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने स्पष्ट कहा है, क्या मेरे दोस्त, क्वेश्चन ने स्पष्ट कहा है इस खंभे के टॉप से मीनार के टॉप को देखो। जब मीनार के टॉप को देखिएगा तो एक मीनार के टॉप को जाएगा और एक अर्थ के पैरेलल जाएगा। इसके बीच आपका क्या बनेगा, इसके बीच मेरे दोस्त आपका बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर आपसे कहा कि यहीं से मीनार के बॉटम को भी देखना है, तो मीनार के बॉटम को देखिएगा तो ये मीनार के बॉटम को जाएगा, ठीक है। तब तो मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होगा उसको समझिए। तो यहाँ पर मेरे दोस्त आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो आप देख रहे हो ना कि मीनार के टॉप का एलिवेशन 60 है और मीनार के जर का डिप्रेशन आपका 30 है। मीनार के टॉप का एलिवेशन 60 है और मीनार के जर का जो डिप्रेशन है वो आपका 30 है, ठीक है। और ये मेरे दोस्त आपका धरती है। आइए अब सॉल्व कीजिए। ये खंभे की ऊंचाई आपका 10 मीटर है, 10 मीटर रहने दीजिए। अब मेरे दोस्त यहाँ पर देखेंगे, ये अगर 30 है ना तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये अगर 30 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब आप यहाँ देख लीजिए, ये अगर 30 है, ये 30 है तो ये भी अपना 30 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। मेरे मित्र 30 के लिए परपेंडिकुलर 1 और बेस कितने, ये हमारा √3 हो जाएगा। और 60 के लिए परपेंडिकुलर कितना, तो परपेंडिकुलर हमारा √3 हो जाएगा। और मेरे दोस्त आपका बेस भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये आपका एक रेक्टेंगल है, ये एक आयत है और आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। ये √3 है, आप इसे भी √3 बना लो, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको √3 बनाओगे तो ये 1060 के लिए √3 और 1 आया था, इसमें मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी करना होगा, ये भी हमारा √3 हो जाएगा। तो √3 इंटू √3 ये आपका 3 हो गया। तो 3 हो गया मेरे दोस्त आपको यहाँ से यहाँ के लिए। और ये आपका अगर 1 रेशियो है तो ये भी आपका 1 रेशियो होगा, ये आएगा यहाँ से यहाँ के लिए, ठीक है। अब कैसे, तो यहाँ पर मेरे दोस्त हम ये देख पाएंगे कि इस 1 का वैल्यू कितना है, 10। अब ये 1 का वैल्यू 10 है और आपको क्या चाहिए, मीनार। तो मीनार को थोड़ा सा ध्यान से देखना। अगर मीनार को देखूं ये 3 और ये 1 4 तो पूरा क्या हो जाएगा, 4। ध्यान दो मेरे दोस्त, जब 1 का मान 10 है तो 4 का मान 40 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का रिजल्ट आपका 40 हो जाएगा, 40 होगा इस क्वेश्चन का रिजल्ट। ये 25 है, चलिए अब 26 पर आइए। ये तो 25 हो गया आपका, ठीक है। ये क्या है, x² + 1 = 2x। अब देखिए वहाँ है x की पावर 4 + 1/x²। ये है आपका x² - 3x + 1, क्या होगा। तो मैं तो कहूँगा ऊपर से आप x कॉमन ले लो। अगर आप x कॉमन लोगे तो यहाँ x³ रह जाएगा और यहाँ 1/x³ हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखो, अब इनमें से अगर आप x कॉमन लेने जाओगे तो मेरे दोस्त ये आपका x रहेगा -3 और +1/x हो जाएंगे। अब यहाँ से आप देखिए x आपका कैंसिल आउट हो गया, x³ + 1/x³। थोड़ा मेरे दोस्त यहाँ पे ध्यान दो। अगर आप यहाँ पर, हालांकि मेरे दोस्त ये बड़ा सिंपल बात है,
ये x प्लस 1/x का मान ये यहाँ पर 2 है। अब मैं बताऊं, जब x प्लस 1/x का मान 2 है ना, तो मुझे लगता है इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर गेस कर सकते हो। क्या गेस कर सकते हो? x का वैल्यू 1 गेस कर सकते हो। बस ये वही 1 पुट कर दो, तो 1 + 1 बटा 1 - 3 + 1, यानी फाइनल आंसर आपका -2 होगा। तो -2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, इतना सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब इसको देखिए, ये क्या है आपका? ये मेरे दोस्त x का मान है। मैं आप एक बात बताऊं, अगर मैं रूट एक्स यहाँ से फाइंड करने चले जाऊं तो क्या होगा? तो रूट के अंदर ये 7 और प्लस, सोचिए इस 4 को अगर मैं 2 × 2 कर दूं तो ये तो मेरा 2 ही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये 2 अंदर जाके होगा 4, 4 तिया कितना? तो 4 तिया हो जाएगा 12। ठीक है भाई, 4 तिया 12। अब आप इसको समझिए ध्यान से कि यहाँ पर 2 मैं क्यों लाया, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पर 2 फिक्स होता है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे 2 टुकड़े में ब्रेक करो कि इसको गुना करने से √12 स्क्वायर करके जोड़ूँ तो 7, तब तो मेरे दोस्त ये हमारा √4 हो जाएगा और ये हमारा √3 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो √12, स्क्वायर करके जोड़ूंगा तो आपका 7 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर, अब यहाँ पे प्लस है तो इसको भी प्लस बना दो। तो मेरे दोस्त ये हो जाएंगे आपका 2 और प्लस √3, कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी 2 + √3 क्या निकला पता है? √x का मान। तो मेरे भाई अगर √x का मान 2 + √3 आ गया ना, तो 1/√x का मान 2 + √3। अब देखो ना, ये 2 + √3 हो गया, इसको रेशनलाइज करोगे तो 2 - √3 होगा, √3 से √3 जाएगा, रिजल्ट हमारा 4 हो जाएगा। यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी सिंपल। ठीक है भाई, आओ अब देखो इस क्वेश्चन को, आखिर ये क्या है। किसी वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी पैरेलल हैं। इनकी लंबाई ए बी बराबर 10 और सी डी बराबर 24। इनके बीच का डिस्टेंस 17 है। ये सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में है। बताइए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? मेरे दोस्त ये देखो आपके पास एक सर्कल है और ये मेरे दोस्त आपका एक सेंटर है। अब सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन, एक इधर और एक मेरे दोस्त इधर, दो हमारे पास पैरेलल कोड हैं। क्या है ये अपने पास दो पैरेलल कोड हैं। आपसे कहा गया कि दोनों ही कोड के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मेरे दोस्त हमारा 17 है। ठीक है, एक कोड हमारा है अगर मैं इसको मान लो मेरे दोस्त, इसको अगर सी डी कह दूं, ये मेरे दोस्त हमारा अगर ए बी है तो परेशान नहीं होना, ए बी 10 है तो ये 5 और 5 हो जाएंगे, सी डी हमारा 24 है तो ये 12 और 12 हो जाएगा। अब आप सेंटर को जैसे ही इससे मिलाओगे तो ये तो तुम्हारा रेडियस हो गया, इसको मिलाएंगे ये भी रेडियस हो गया। अब जानते हो दोस्त, ये समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आपका बेस है, ये भी आपका बेस है। अब तनिक सोच के देखो कि क्या होता है। क्या अब आप एक काम कर सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट जैसे ही 12 और 5 है तो ट्रिपलेट, मन में ट्रिपलेट आता है क्या? 5 12 13। लेकिन करके देखते हैं वेरीफाई होता है कि नहीं। अगर ये 12 है तो ये 5 और ये 13 हो जाएगा, ये अगर 5 है तो ये 12 और ये 13 हो जाएगा। देख, क्या 12 5 17 सेटिस्फाई हुआ? बिल्कुल हो गया। इसका मतलब हमारा रेडियस कितना है? तो रेडियस हमारा 13 है। कितना रेडियस है? ये हमारा 13 है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। अब आप जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या है, तो आप यहां से देख सकते हैं कि हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है। एकदम प्यार से देखिए, ए बी सी हमारे पास एक ट्रायंगल है, जिसमें ए का बाइसेक्टर, जिसमें मेरे दोस्त ए का बाइसेक्टर, एंगल ए का बाइसेक्टर बी सी को कहाँ मिलता है? बी सी को डी पर मिलता है। ठीक है, एंगल ए का बाइसेक्टर जो है वो बी सी को डी पर मिलता है। अगर मेरे दोस्त बी डी हमारे पास 5 है, पूरा का पूरा बी सी 7.5, 7.5 में अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। अब आप यहाँ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा सकते हो। ठीक है, किसी त्रिभुज में वर्टेक्स एंगल का बाइसेक्टर बेस को उसी रेशियो में बांटती है जो रेशियो उसके शेष साइड का होता है। यानी आपके बी डी और सी डी
ध्यान दो, BD और CD का जो रेशियो होगा वही AB और AC का रेशियो होगा, वही आपके AB और AC का रेशियो होगा। ये आपका 5 है, ये आपका 2.5 है, ये हो गया आपका AB और अपॉन AC। तो यहाँ से मेरे दोस्त आपका AB और AC जो होगा ये हो जाएगा 2/1, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2/1, 2:1। ठीक है, सेम रेशियो मेरे दोस्त। अब आप इसको देख सकते हो, आपके पास AB एक वृत्त की जीवा, अच्छा AB जो है एक वृत्त की जीवा है, अच्छा लगा। PAT वृत्त के पॉइंट A पर स्पर्श करती है, BAT 75, BAC 45, A वृत्त पर एक बिंदु है, ABC का मान क्या होगा। अब देखिए ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है दोस्त, एक सर्कल में हमें कह रहा है कि AB हमारा एक जीवा है, लेकिन ध्यान देना PAT एक स्पर्श रेखा है। AB आपका एक जीवा है लेकिन PAT एक स्पर्श रेखा है, A पर सर्कल को टच कर रही है, ठीक है। AB कोड इस प्रकार है कि BAT बराबर 75, इसका मतलब है कि B यहाँ पर है। क्यों B वहाँ पर है, कैसे हम समझे, ऐसा इसलिए ताकि मेरे दोस्त ये BAT ये जो है हमारा ये 75 हो जाएगा, ठीक है। और कितना दिया है, BAC बराबर 45, इसका मतलब C का पोजीशन यहाँ है। अब C का पोजीशन यहाँ है, तभी हो पाया BAC ये हमारा क्या 45। क्या चाहिए मुझे ABC चाहिए मेरे दोस्त। अगर आपको ABC चाहिए इसका मतलब श्योर हो गया ABC, यानी आपको इसे मिलाना होगा और आपको बताना होगा कि इस ABC का मान क्या होगा। ABC बड़ी सिंपल है दोस्त मेरे, कहो कैसे। अगर एक सर्कल है आपके पास, याद रखना एक सर्कल में अगर ये एक स्पर्श रेखा है तो ध्यान रखना कि एक जीवा और स्पर्श रेखा के द्वारा जितना कोण बनेगा इसी जीवा के द्वारा सर्कल के दूसरे पार्ट में समान कोण, यहाँ x है तो यहाँ भी x ही बनेगा, ठीक है भाई, ओके। अब आप मुझे ये बताओ दोस्त, अगर ये 75 है इस जीवा के द्वारा स्पर्श रेखा के द्वारा 75, इसी जीवा के द्वारा यहाँ पर मेरे दोस्त कितने बनेंगे, ये 75 ही बनेंगे, ठीक है। अब ये 75 45 120 तो ये कितने हो जाएंगे 60। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 60 60 60, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये हमारा 30 है। अब हम चलते हैं 31 की ओर। 31 नंबर सवाल देखो। अब देखो यहाँ लिखा है कि -3 और 8,9 से बनी एक रेखा खंड को ये जो लाइन है वो किस रेशियो में विभाजित करेगी। याद रखना जब मेरे मित्र 2 पॉइंट को मिलाने वाली रेखा है, जब 2 पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को अगर कोई लाइन विभाजित करने आएगी तो किस रेशियो में विभाजित करेगी, इसके लिए आप डायरेक्ट रेशियो निकाल सकोगे। मान लो m/n में कैसे रेशियो निकालोगे, तो आपके पास जो समीकरण है पहला पॉइंट पुट करके ऊपर लिखना और मेरे मित्र दूसरा पुट करके नीचे लिखना। पहला पॉइंट जब पुट करोगे y के जगह पर -1 तो -1 हो जाएगा, x के जगह पर 3 तो -3 हो जाएगा, ध्यान देना। और यहाँ पर मेरे दोस्त 2 है तो 2 हो गया, x के जगह पर 3 और y के जगह पर -1 पुट कर दिए, ऊपर लिख दिए। अब इसी में दूसरा पॉइंट पुट करके नीचे लिखो, x y है पहले तो y का मान 9 पुट करो, -x उसका है 8 पुट करो, प्लस में 2 है तो 2 पुट कर दिए। यानी पहला पॉइंट पुट करके ऊपर और दूसरा पॉइंट पुट करके नीचे, और एक अपना मन से यहाँ पर माइनस का साइन ले लेना, सिंपल तुरंत आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। ये हो गया -4 + 2 -2 -2 माइनस प्लस, तो ये +2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 9 2 11, 11 में 8 गया तो ये हमारा 3 हो जाएगा। तो 2:3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये हो गया 2:3, है ना। 2:3 इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। मेरे दोस्त ये हमें कह रहा है कि 4,-3 और मेरे दोस्त 6,3 से बनी रेखाखंड को ये पॉइंट किस रेशियो में बांटेगी। किस रेशियो की बात किया है तब तो ये ऑप्शन में तो नहीं रहेगा।
अब देखिए ना, ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखाखंड को ये वाली पॉइंट किस रेशियो में बांटेगी? ठीक है, तो ये आपका है सेक्शन पॉइंट, ये सेक्शन पॉइंट है, ये x1/1, ये x2/2। तो मेरे दोस्त ऐसा करो कि सेक्शन पॉइंट का x ले लो। सेक्शन पॉइंट विभाजन बिंदु का x जो लोगे ना, तो mx2 प्लस nx1 और बाई में m+n। सेक्शन पॉइंट पर आपको वही लेना होगा जिसके बारे में आप जानते हो, तभी रेशियो निकलेगा। तो सेक्शन पॉइंट का x आपका 2 है, m x2 आप देख रहे हो 6 है, n x1, तो x1 आप देख लो मेरे दोस्त -4 है, और बटा m+n, तो m+n आप देख रहे हो कि m+n ही हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2m और ये हो जाएगा 2n बराबर, यहाँ पर मेरे दोस्त 6m और माइनस का 4n, 6m इधर आएगा, माइनस का 4m हो जाएगा, और 2n उधर जाके माइनस का 6n हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, m/n करोगे 6/4 यानी कि 3/2, तो 3/2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप आराम से 3:2 निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्त, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये क्या है दोस्त, एक बेलनाकार पात्र जिसकी ऊंचाई 32 सेमी और त्रिज्या 18 सेमी है को बालू से भरा जाता है और सब बालू का प्रयोग करके एक शंकुआकार ढेर बनाया जाता है। यदि ढेर की ऊंचाई 24 सेमी है तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी? जानते हो, अगर अगर मेरे दोस्त अगर आपने एक बेलन को कन्वर्ट किया है एक कोण में, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? सेम हो जाएगा। इसका वॉल्यूम होगा क्या? पाई r²h, इसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई r²h। ठीक है, ये इक्वल होगा, पाई से पाई कैंसिल आउट। बेलन की त्रिज्या है 18, 18 का स्क्वायर 324 होगा। बेलन की ऊंचाई 32 है तो 32 लिखिए बराबर। इसकी त्रिज्या आपको पता है क्या? शंकु की त्रिज्या आप नहीं जानते, लेकिन शंकु की ऊंचाई आप जानते हो 24। यहाँ 1/3 एज इट इज रहने दीजिए। 3 से 8, 8 से कटेगा, ये कितनी बार में? 4 बार में। ठीक है, अब स्क्वायर ट्रांसफ़र करोगे तो मेरे दोस्त ध्यान दो, अगर आप यहाँ से स्क्वायर ट्रांसफ़र करोगे तो इस पर स्क्वायर होगा, 324 का वर्गमूल 18 और 4 का वर्गमूल 2, यानी आपका हो जाएगा 36। तो आपने इस तरह से देखा कि शंकु का जो रेडियस है वो 36 होगा। शंकु का रेडियस कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रकार के सवाल आपके पेपर में आते हैं। एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर की यात्रा करने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास क्या होगा? आप सब जानते हो कि अगर ये पहिया 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 एक राउंड में जो दूरी तय करता है उसे परिधि कहते हैं। तो आप एक राउंड का दूरी निकाल लो। 11 किलोमीटर का मतलब समझ रहे हो? 11,000 मीटर। 11,000 मीटर, अगर कोई 11,000 मीटर 5,000 चक्कर में लगाता है 11,000 किलोमीटर यानी 11 किलोमीटर यानी 11,000 मीटर। 11,000 मीटर की अगर किसी ने दूरी 5,000 चक्कर में लगाई हो, इसका मतलब एक चक्कर में कितना? तो आप कह सकते हो एक चक्कर में 11/5 मीटर की दूरी तय करेगा। और कोई पहिया एक चक्कर में जो दूरी तय करेगी, है ना, कोई पहिया एक चक्कर में जो दूरी तय करेगी वो क्या होगा? उसका पाई डी होगा, है ना। पाई का मान 22/7, डी तो उसको निकालना ही है, ये 11/5 मीटर। अब यहाँ से देख लो, ये आपका 2 हो जाएंगे, तो डी बराबर कितना होगा? ये मेरे दोस्त हमारा 7 और ये आ जाएंगे नीचे 10, इतना मीटर। अगर आप इसको सेमी में बदलना चाहते हो 70 सेमी हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे दोस्त 70 सेमी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 70 सेमी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, 5,000 चक्कर में इतना दूरी, तो एक चक्कर में कितना? 5,000 से भाग दे दो, एक चक्कर में दूरी। एक चक्कर में ट्रेवल डिस्टेंस जो होता है वो इसका सरकमफेरेंस होता है। तो मेरे दोस्त वृत्त की परिधि पाई डी, डी तो निकालना है व्यास, पाई का मान डाला, सॉल्व कर दिया। अब इसको देखो मेरे दोस्त ध्यान से, ये देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक समलंब, ये एक ट्रेपेजियम के खेत की भुजा, मतलब एक समलंबाकार
खेत की भुजा 20 मीटर और 41 मीटर है, बाकी दो भुजाओं की लंबाई 10 और 17 है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? जानते हो दोस्त, यहाँ पर एक ट्रेपेजियम है, समलम चतुर्भुज, जिनका पैरेलल साइड दिया हुआ है कितना? 20 एंड 41। देखिए ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, ये है एक ट्रेपेजियम जिनका पैरेलल साइड 20 और मेरे दोस्त ये कितना है? 41। 41 आपका यहाँ से यहाँ है, ठीक है। और इनके जो नॉन पैरेलल साइड हैं वो मेरे दोस्त यहाँ पे 10 मीटर हैं और यहाँ पे 17 मीटर है, ठीक है। ये हो गया इनका पैरेलल साइड, ये हो गया इनका नॉन पैरेलल साइड। वेरी गुड, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कैसे इनका एरिया निकालेंगे। मेरे दोस्त एक काम कर लो, इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ से गुजार लो। ये 10 है तो हमारा ये भी 10 होगा। अब ये देखो, ये दोनों पैरेलल पहले से था, ठीक, और ये आपने इसके पैरेलल खींच दिया, तब तो आमने सामने का साइड अगर पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम है, मतलब ये 10 तो ये भी 10 और ये 20 है तो हमारा ये भी 20 हो जाएगा। पूरा 41 में अगर ये 20 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा 21 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे दोस्त काम तो मेरा नहीं बना, मुझे तो चाहिए पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। और आपको पता है दो समकोण बन गया, इस समकोण का हाइपोटेन्यूज, इस समकोण का ये हाइपोटेन्यूज। मेरे दोस्त ये 10 और 17 हाइपोटेन्यूज होते हुए ऐसा दो ट्रिपलेट बताओ जिसमें कोई एक साइड कॉमन हो। दिख तो रहा है, 10 8 और 6, 17 8 और 15 हो तो गया, दोनों में 8 कॉमन दिख तो गया। देखिए 10 8 6, 17 8 15, तो मेरे दोस्त दोनों के ट्रिपलेट का कॉमन 8 भी हो गया, यहाँ 6 और 15 21 भी हो गया। सो सिंपल। तो मेरे दोस्त यही आपका हाइट हो जाएगा। अब ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा? 1/2 पैरेलल साइड का योगफल यानी 20 और प्लस 41 और इनटू पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस वो कितना है? 8। यहाँ से 61 इंटू 4 हो जाएगा, ये आपका 244 है। 244 इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा। 244 इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो गया, ठीक है दोस्त। ये है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन। अब इनको देखिए, इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनाओगे? इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आ जाए, आप सिर्फ और सिर्फ एक रो में रेडियस काउंट कर लीजिए, सिर्फ एक रो में रेडियस 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे मित्र रेडियस काउंट कर लिए ना, ठीक है। तब तो 8 8 16, 16 8 24, तो सीधे हो जाएगा 24R प्लस 8 8 16 8 24, ये हो गया 24R। और हमेशा इसमें 2πr जोड़ देना। यहाँ रेडियस काउंट कर लिया ना 8, तो 8 8 16 8 24, 24 हो गया। ये 2πr हमेशा अपना मन से जोड़ देना, 2πr हमेशा अपना मन से जोड़ देना। यही इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो गया। ज़्यादा आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है ना, ज़्यादा टेंशन ही नहीं लेना। अब देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है ऑप्टिकल शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से सजाया जा सकता है कि सभी वॉवेल एक साथ हो। अब देखिए वॉवेल यहाँ पर है, वॉवेल यहाँ पर है, वॉवेल यहाँ पर है, यानी कि ओ आई और ए ये हैं वॉवेल। वॉवेल को एक काउंट करना है, एक काउंट कर लीजिए, है ना। बाकी PTCL, बाकी आपके पास PTCL 4 तो यहाँ पर है। अब आप बताइए ना, जो वो एक साथ रहना चाहेंगे उसे एक काउंट करूँगा, तो इसे आप एक काउंट कर रहे हो और ये आपका 4 है, तो 4 और 1 5, 5 को सजाने का तरीका फैक्टोरियल 5। कोई रिपीट किया नहीं, कोई रिपीट किया नहीं, लेकिन जिनको आप एक साथ मेरे दोस्त सजाए हो, बैठाए हो, वो आपस में जगह भी बदलेगा। कितने तरीके से? 3 लोग हैं तो फैक्टोरियल 3 तरीके से, ये 120 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, यानी 720। तो इस क्वेश्चन के जो रिजल्ट होंगे वो 720 हो जाएंगे, 720 हो जाएंगे। अब इसको देखना मेरे दोस्त, ये क्या है? कह रहा है कि एक बैग में 4 हरे और 5 लाल गेंद है। एक बैग में मेरे मित्र 4 ग्रीन और 5 लाल बॉल है, ठीक है। एक दूसरा बैग है जिसमें 3 हरे बॉल और 5 रेड बॉल है। पहला बैग में 4 हरा 5 रेड, दूसरा में 3 हरा और
5 रेड। ठीक है, हमें कहता है कि प्रत्येक गेंद नहीं, प्रत्येक बैग से एक गेंद खींची जाती है। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक गेंद हरा होगा और एक गेंद लाल होगा? ठीक है, अब देखिए दोस्त, एक गेंद इससे भी निकाला गया, एक गेंद इससे भी निकाला गया। कहा प्रत्येक से एक एक गेंद निकालिए, क्या पॉसिबिलिटी होगी कि निकाली गई एक गेंद हरा होगा और एक गेंद लाल होगा? तो मेरे तो सीधे कहें कि एक बॉल इससे निकालो, एक बॉल इससे निकालो, और निकाली गई बॉल एक हरा हो और एक लाल हो, तो कोई ज़रूरी तो नहीं कि इससे जो निकाले वही हरा है या उससे जो निकाले वही लाल है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यानी यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, इससे हरा निकल सकता है उससे रेड, या इसी से रेड निकल सकता है उससे हरा, ये दोनों बात हो सकती है जी। अब मान लीजिए इससे गेंद निकालें, अगर ये ग्रीन है तो इससे निकलने वाला निश्चित तौर पर रेड होगा, क्योंकि एक ग्रीन एक रेड बोला है। या के लिए प्लस, या पहले से निकाले हैं वही रेड हो जाए तो दूसरा से जो निकलेगा वो मेरा ग्रीन होगा। आप कहोगे हाँ सर, क्या इसके अलावा भी कोई पॉसिबिलिटी बनेगा? नहीं। अब इससे गेंद निकाले और वो ग्रीन हो, तो पहला बैग से निकाला गेंद अगर ग्रीन होगा तो 4 ग्रीन में से कोई एक होगा, लेकिन निकाले हैं 9 में से। तथा इसमें से निकाले गए बॉल रेड होगा तो 5 रेड में से कोई एक होगा, लेकिन निकाले हैं किस में से? 8 में से। या जब इससे निकाल रहे थे तो हमारा रेड निकल रहा था, पहला से ही रेड निकल रहा था, अगर पहला से ही रेड निकलेगा तो 5 रेड में से कोई एक निकलेगा, लेकिन निकाले हैं 9 में से। जब इससे रेड निकल चुका है तो इससे ग्रीन निकलेगा, 3 ग्रीन में से कोई एक निकलेगा, लेकिन निकाले हैं किस में से? 8 में से। अब 20/72 15/72 हो जाएगा 35 और बटा 72, तो 35/72 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ओके दोस्त, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये सेशन का अंतिम क्वेश्चन है आज के सेशन का। जय शुक्ला कह रहे हैं कि पहली बार, ये आपका प्यार है आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज के सेशन का अंतिम सवाल लेते हैं। मेरे दोस्त, आज के सेशन का अंतिम सवाल है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतिम सवाल आज के सेशन का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान देना। कह रहा है कि एक बैग में 2 लाल, 4 नीला, 2 सफ़ेद और 4 काले बॉल हैं। 4 गेंदों को बिना देखे निकाला जाता है। क्या पॉसिबिलिटी होगी कि कम से कम एक बॉल ब्लैक हो? अब आप ही देखिए, आपके बैग में 2 रेड बॉल है, 4 ब्लू बॉल है, 2 वाइट बॉल है और 4 आपका ब्लैक बॉल है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कहा कि इनमें से 4 बॉल हमें निकालना है। 4 बॉल निकालना है और हमें कह रहा है कि कम से कम एक बॉल काला हो। जानते हो दोस्त, जब किसी बैग में से हम बॉल निकालें और अगर किसी कलर के लिए कह दे कम से कम एक, पता है जिसके कम से कम एक बोलने की बात होगी, यानी जिसके कम से कम एक की पॉसिबिलिटी होती है, याद रखना, कम से कम एक जिसके लिए बोला जाता है उसकी प्रेजेंटेशन अनिवार्य होती है। यानी यहां कहा गया कि एटलीस्ट 1 बॉल ब्लैक, इसका मतलब निकाली गई 4 बॉल में से एक ब्लैक होना ही चाहिए। कम से कम एक ब्लैक होना ही चाहिए, और कम से कम एक ब्लैक का डिटेल वर्जन ये होता है कि 1 ब्लैक चलेगा, 2 ब्लैक चलेगा, 3 ब्लैक चलेगा, चारों के चारों ब्लैक होंगे तो और अच्छी बात होगी। ठीक है, यानी हर हाल में ब्लैक प्रेजेंट होना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, एक में से, जानते हो दोस्त, किसी के प्रेजेंट होने और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का योगफल 1 होता है। तो आप एक काम कीजिए, 1 में से ब्लैक बॉल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी घटा दीजिए। ठीक है, ब्लैक बॉल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी घटा दीजिए, होने की प्रोबेबिलिटी अपने आप आ जाएगा। ब्लैक बॉल प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी अगर चाहिए तो 1 में से ब्लैक नहीं होने की प्रोबेबिलिटी घटा दीजिए। तो 1 में से, अब ध्यान दीजिए, निकाली गई 4 बॉल अगर ब्लैक नहीं होगी तो इनमें से होगी, यानी 4 2 6 2 8, इस 8 में से कोई 4 होगी क्योंकि 4 निकाले हो, और बटे, ध्यान दो मेरे दोस्त,
निकाली गई 4 बॉल ब्लैक नहीं होगी तो इनमें से कोई 4 होगी। जी हाँ, लेकिन निकाले हैं किस में से? निकाले हैं 12 में से। कितना? 4 निकाले हैं। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 85/99 आएगा। 85/99 आएगा। बिल्कुल तहे दिल से सभी को आशीर्वाद है, ढेर सारा आशीर्वाद है। मेरे दोस्त, हम अगली क्लास कल मिलेंगे अपने टाइम पर, और हमारा टाइम होगा 9 बजे।